एम क्यू एम ने मुराद परेडी को कई और बार भी टारगेट करने की कोशिश की थी, लेकिन मंसूर चाचा की और उसकी पूरी टीम मुराद परेडी के साथ थी, तो एम क्यू एम इन हमलों में नाकाम रही और मंसूर चाचा लाइंस एरिया में अपना पूरा सेटअप चलाते रहे। फिर हुआ यूं कि एम क्यू एम ने मुराद परेडी से एक कॉम्प्रोमाइज़ करने की पेशकश की। पेशकश ये थी कि तुम्हारे पीछे अब कोई लड़का तुम्हें मारने के लिए नहीं आएगा और हम तुम्हें मुल्क से बाहर भी कहीं और सेटल करवा देते हैं। यहाँ तक कि एम क्यू एम ने मुराद परेडी को ऑफ़र की थी। ये उस वक्त की बात है जब वो अपने लड़कों को कभी इंडिया तो कभी साउथ अफ्रीका या लंदन वगैरह में कहीं रूपोश करवा देते थे, बड़ी आसानी के साथ। लंदन में तो एक तहकीकाती बल्कि एकेडमिक जर्नल भी छप चुका है कि एम क्यू एम के लड़के जाते थे और वहाँ पर तरबियत हासिल किया करते थे। वहाँ लंदन में उसकी पूरी एक रिसर्च छप चुकी है। बहरहाल एम क्यू एम ने ये बातें और ऑफ़र करके मुराद परेडी को थोड़ा सा रिलैक्स करवा दिया, और फिर जहाँ मुराद परेडी भी रिलैक्स हुआ, वहाँ पीछे से एम क्यू एम ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और जावेद लंगड़ा और उसके साथियों ने घात लगाकर, या ये कह सकते हैं कि एक ख़ास सेटअप जिसे भाई लोगों की ज़बान में फील्डिंग उर्फ़ आम में मशहूर है, तो एम क्यू एम ने मुराद परेडी के ख़िलाफ़ फील्डिंग लगाना शुरू कर दी। मुराद परेडी को भी थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा था, या उसका सिक्स सेंस उसे ये बावर करवाने की कोशिश कर रहा था कि उस पर फील्डिंग लगी हुई है, और वो बाहर बहुत कम निकलने लगा था लाइंस एरिया के इलाके से। उसने ये सोचा कुछ अरसे के लिए मैं बाहर चला जाता हूँ, मगर अपने बलबूते पर, ना कि एम क्यू एम की मुआवनत हासिल करके जाऊँ। ये उसकी एक ख़ास जहनी प्लानिंग थी। कभी कभी इस बात का इजहार वो अपने यार दोस्तों से भी किया करता था कि भाई अब मैं बाहर निकल जाऊंगा, भाई अब मेरा प्लान है कि मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर मुल्क चला जाऊंगा, थोड़ा मुझे भी जहनी सुकून मिलेगा। तो दरअसल एम क्यू एम की ये स्ट्रैटेजी थी कि पहले उसने मुराद परेडी को पहले इस्तेमाल किया, और जब देखा कि वो उनके हाथों से निकल रहा है तो एम क्यू एम ने उस पर हमला करवा दिया। मुराद परेडी बहुत तेज़ मोटरसाइकिल चलाता था, मतलब बाइक चलाने के मामले में वो बहुत क्रेजी हुआ करता था। तो कत्ल वाले दिन वो अपनी होंडा 125 पर था और उसके साथ पीछे एक लड़का था कामरान। तो जिस वक्त वो मोटर बाइक पर अकेला निकला तो जावेद लंगड़ा ने 15-20 लड़कों की फील्डिंग लगा रखी थी चारों तरफ से उस पर। तब जाकर उन्होंने मुराद परेडी को घेर कर कत्ल कर दिया, और मुराद परेडी की लाश वहाँ तकरीबन 5 घंटे तक पड़ी रही, और उनको भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि मुराद परेडी अब पार हो चुका है ज़िंदगी से। इसी तरीके से इदरीस परेडी को भी मारा गया, लेकिन वो काम शोएब खान ने अपने शूटर्स के ज़रिए से करवाया था। इदरीस परेडी के कत्ल का केस भी शोएब खान पर बना था और उसके साथ साथ अकबर पर भी। उसके बाद मुनाफ परेडी लाइंस एरिया पर अपना कंट्रोल बना लिया, और वो भी घर से बाहर बहुत कम निकलता था, और उसको पता था कि अब वो भी टारगेटेड है। उसके बाद मुनाफ परेडी ने लाइंस एरिया पर अपना कंट्रोल बना लिया था, और वो भी घर से बाहर बहुत कम निकलता था, और उसको पता था कि अब वो भी टारगेटेड है। जिस वक्त मुनाफ को टारगेट किया गया था, उस वक्त मुनाफ के साथ एक लड़का था जो नया नया उसके ग्रुप में शामिल हुआ था। उसने किसी तौर पर किसी काम के लिए एक शेरेट गाड़ी में उनको बाहर निकाला, और वो मुखबरी पहले ही हो चुकी थी कि मुनाफ परेडी गाड़ी में मौजूद है। वो शेरेट गाड़ी जब नवाए वक्त के अखबार जो कायदे आज़म के मज़ार के बिल्कुल सामने वाक़ था वहाँ से मुड़ती है, और जैसे ही गाड़ी सीधी होती है तो उस पर फायरिंग शुरू हो जाती है। उस ज़माने में ये बावर किया जाता है कि ये फ़हीम कमांडो की कार्रवाई थी। जिस तरह से मुनाफ परेडी को एक खुली सड़क पर निशाना बनाया गया था, वो एक बहुत बड़ा एक्शन था। नवाए वक्त का दफ्तर कत्ल के मकाम के बिल्कुल करीब था, तो प्रेस वाले फ़ौरन पहुंच गए, और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो लाशें गाड़ी में थी तो उनमें से एक लड़का जिंदा था। बहरहाल उसकी तस्वीरें खींचकर उसे भी मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया, हालांकि उस लड़के ने अस्पताल पहुंचकर अपना दम तोड़ा था।
बहरहाल ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया था कि वो लड़का जिंदा था और उसे कोई तिब्बी सहूलत नहीं मिल सकी। मुनाफ तो मौके पर ही ख़त्म हो गया था क्योंकि उसे तो सीधा ही टारगेट किया गया था, और जब मुराद और मुनाफ प्रेडी का खात्मा हो गया तो उस वक्त इदरीस ने प्रेडी पुलिस लाइन के एक छोटे से क्वार्टर में वक्त गुजारना शुरू कर दिया। एक गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने लगा। वहाँ एक मलबारी का होटल था अब्बू भाई का, वहाँ से उसके लिए खाना भी जाने लगा था। उसका निकलना घर से बहुत कम होता था और वो उस इलाके से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन उन सारे वाक़यात के बाद जावेद लंगड़ा और उसके ग्रुप को ये धड़का लगा रहता था कि इदरीस प्रेडी उनके पीछे ज़रूर आएगा, और अब उनका टारगेट इदरीस प्रेडी था। और सबको जो उस वक्त रमी क्लब या गैम्बलिंग डेंस वगैरह चला रहे थे, उनको लगता था कि इदरीस प्रेडी कभी भी किसी भी वक्त उन पर हमला कर सकता है। और उनको इदरीस से बहुत खौफ था क्योंकि वो इदरीस की फितरत जानते थे कि अगर इदरीस ने किसी बात को करने का सोच लिया तो उसे रोका नहीं जा सकता था। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इदरीस प्रेडी को टारगेट करना शुरू किया। दो नए लड़के उन्होंने तैयार किए, और ऐसा भी नहीं कि इदरीस प्रेडी को ढूंढना बहुत मुश्किल हो, वो ज़्यादातर अकेला रहता था अपने ही घर में। तो उन्होंने पहले इदरीस का एतमाद हासिल किया, और वहीं जहां वो अकेला रहता था वहां उसे कुछ खिलाया पिलाया और बेहोश किया, और फिर उसके बेहोश होने के बाद उसके उस छोटे से क्वार्टर में जहां वो रहता था वहीं उसका कत्ल कर दिया। तो ये थे वो चार भाई, और चारों ही कत्ल हुए, और चारों ही अपने दौर के बड़े नाम कहलाए जाते थे अपने इलाके में और शहर कराची में भी। वो कराची का एक दौर था जिसमें इस तरह के एक लेगेसी नज़र नहीं आती थी कि जो अपनी दहशत में अपनी मिसाल आप थे। पहले खालिद प्रेडी, फिर इदरीस प्रेडी, फिर मुनाफ प्रेडी, और आखिरी भाई मुराद प्रेडी। तो ये थे बिगेस्ट गैंग ऑफ कराची। और इस तरह से इंस्पेक्टर अब्दुल रसूल खान, एसएचओ प्रेडी थाना के चारों फर्जंद कत्ल कर दिए गए। अब्दुल रसूल खान ने आईजी से मुलाकात की और अपने साथ होने वाले इन वाक़यात पर कहा कि आईजी साहब, मैं उस प्रेडी थाने का एसएचओ उस वक्त था जब मैं कराची में सिर्फ 3, 4 या 5 थाने हुआ करते थे। आज तो सिर्फ ज़िले ही 4 या 5 हैं। तो उन्होंने बड़े दुखी दिल से कहा कि मैं वो बदनसीब अफसर हूँ जिसने अपने 4 बेटों को कंधा दिया है। कितने दुख और कितने कर्ब से कहा होगा अब्दुल रसूल खान ने। अब्दुल रसूल खान का सबसे बड़ा बेटा जो था अब्दुल खालिक का एक बेटा अब्दुल मालिक, जो इस सारे तनाज़े से दूर अपने ननिहाल जाकर उसकी वालदा ने उसकी वहाँ पे तरबियत की थी, उसको पढ़ाया लिखाया, और आज वो पाक फ़ौज में एक आला ओहदे पर फाइज है। ताकत के नशे में कोई भी मुब्तला हो तो ताकत का नशा भी दीगर दूसरे नशों की तरह इंसान को हैवान बना देता है और कहीं का नहीं छोड़ता। लोग तो नामालूम किस तरफ जाना चाहते हैं, कोई उस तरफ की कहानी सुनाता है और कोई इस तरफ की कहानी बना लेता है। कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। माजी के प्रेडी बरादरान का जब भी जिक्र आता है तो बहुत सारे लोग आज भी आहें भरते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए कि प्रेडी बरादरान क्रोफर में तो रहते तो थे ही, पर क्रोफर में मुब्तला रहने के बावजूद वो अपने से गरीब लोगों की, अपने से कमज़ोर लोगों की मदद भी किया करते थे। हर इंसान में अगर कुछ बुराई है तो उसके साथ अच्छाइयाँ भी होती हैं, और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उनकी बुराइयों को तो मंजर आम पर ले आते हैं लेकिन उनकी अच्छाइयों को दबा लेते हैं।